विनोद क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में मुगल वंश की सत्ता कैसे स्थापित होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे दिल्ली सल्तनत पर 4 वंशों का शासन 1192 से लेकर के या यूं कहें कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। वहां तक 4 वंशों का शासन है। तो पढ़े है ना? यस सर। और कौन राजा? गुलाम वंश। गुलाम वंश, दास वंश की सत्ता स्थापित होती है। उसके बाद खिलजी वंश। उसके बाद लोधी वंश। था वो था लोधी वंश। और जिसका अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोधी, उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर नाम का एक मध्य एशिया का शासक जो है वहां करके पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करता है और मुगल वंश की सत्ता को स्थापित करता है। 26 वह समय है जब आप लोगों को बताया गया था कि लोधी वंश का अंतिम शासक, क्या नाम था उसका? इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था। लेकिन इब्राहिम लोधी एक अयोग्य शासक था। जैसे उसके पहले जो है उसके जो पिता थे सिकंदर लोधी, वह प्रतापी सम्राट थे, प्रतापी सुल्तान थे। उन्होंने कई युद्ध को जीता था, अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। लेकिन इब्राहिम लोधी उनकी तरह नहीं था, यह एक कमजोर शासक था और जिसका नतीजा ये निकला कि 1526 में एक शासक था मध्य एशिया का। ये देखिए, ये सब इलाका जो है अफगानिस्तान के बाद वाले जो क्षेत्र है ये सब मध्य एशिया कहलाता है। इसी क्षेत्र में ये तुर्की है, ये उज्बेकिस्तान है, ये पहले सब एक ही में था, है ना? तुर्कों का शासन था, ये तुर्क का इलाका माना जाता था उस समय। इसी इलाके में एक व्यक्ति है जो कि इस क्षेत्र में एक जगह था जिसका नाम है फरगना। क्या नाम था? फरगना, जो अभी आप विश्व के नक्शे में देखेंगे तो उज्बेकिस्तान देश में पड़ता है ना? वह उन दिनों तुर्क साम्राज्य के अंतर्गत आता था और वहीं से एक व्यक्ति निकलता है, उसका जन्म होता है फरगना में, जिसका नाम था बाबर। इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक थी कि वह धीरे धीरे करके वह भारत की तरफ आता है और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। 1526 में इब्राहिम लोधी को हरा करके पानीपत का प्रथम युद्ध 23 अप्रैल 1526 को होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी को पूरी तरह से पराजित करके, यहाँ तक कि इब्राहिम लोधी मारा भी जाता है और उसने यहाँ पर मुगल वंश को स्थापित करने का काम किया था। किसने? बाबर। तो आइए इसके बारे में कुछ हम लोग जान ले। कुछ इधर परगना में आखिर इसकी पारिवारिक स्थिति क्या थी? परगना जो है, जान ले इसका कि बाबर आखिर कौन था। बाबर जो है यह 2 वंशों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ था। 2 वंश के, और ये शक्तिशाली वंश थे। एक वंश का नाम था तैमूर वंश, जो अभी हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे।
इसके पिता जो थे तैमूर वंश के थे और इसकी माँ जो थी, चंगेज खान की वंशज थी। चंगेज खान मंगोल शासक था जो बड़ा ही क्रूर टाइप का, जिस रास्ते चलता लोगों को मारते काटते हुए चलता था, है ना, बहुत ही खतरनाक। चंगेज खान की वंशज थी इसकी माँ और इसके पिता का जो संबंध था वह तैमूर वंश से था। तो इन्हीं दोनों वंशों के मिश्रण से बाबर की जो है उत्पत्ति हुई थी, लेकिन यह अपने आप को तैमूर का वंशज मानता था, चंगेज खान का नहीं। उसे गर्व महसूस होता था तैमूर का वंशज कहने। तो आप जान ले इसके पिता का नाम क्या था। तो इसके पिता का नाम था उमर एक नील और इसकी माँ का नाम था, याद रखेंगे इसको, थोड़ा नाम तेरा मेरा है, कुतलू कुतलू निगार खानूम खानूम। यहाँ लिख दीजिए पिता और ये माँ। इसके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, ये फरगना जो हम बताए, यहाँ मान लीजिए इस क्षेत्र में फरगना, फरगना का ये शासक है ना, और आस पास का जो राज्य था ये लोग बराबर इनको तंग किया करते थे। किसको? उमर शेख मिर्जा जो इसके पिता थे, और लगातार इनका संघर्ष इनसे चलता रहता था। इसी क्रम में 14 फरवरी इसी क्रम में 1494 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती, मृत्यु हो जाती। और इसकी उम्र जो थी उस समय 11 या 12 साल थी। ऐसे इसका जन्म के बारे में जान लें कि कब जन्म हुआ था बाबर का, इसको हम लोग मिटा दें। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी, है ना। कहाँ हुआ था? परगना में ही, है ना। और देखो परीक्षा में सवाल ये भी पूछता है कभी कभार कि बाबर का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम अगर लिखा जाए तो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, कितना? तो मात्र 11 साल की अवस्था थी। इसके पिता उमर शेख मिर्जा का देहांत हो जाता है और मात्र 11-12 साल का उम्र रहा
इसी में इसको मजबूरी में परगना का शासक बनना पड़ा, है ना। उत्तराधिकारी यही था। तो लेकिन बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। 1494 में 1494 में पिता की मृत्यु हुई और 1494 में परगना का क्या बना, शासक बना। शासक किसको बोलते हैं? राजा को जो शासन करता है ना। सर 1494 में परगना का शासक था। बाकी चीज आप समझ लिए कि इसके पिताजी जो थे वह तैमूर वंश के थे और इसकी माता जो थी कुतुब निगार खान वह चंगेज खां के वंश से थी, है ना। और एक चीज और बताना भूल गए, मुगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको बिता देते हैं। उनके सवाल क्या होगा कि मुगल का मतलब क्या होता है ना। लिख लेना सब लोग ध्यान से। मुगल का अर्थ, मुगल का अर्थ होता है बहादुर, है ना। बहादुर इसका अर्थ है ना, मतलब बहादुर थे ये लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाबर जब परगना का शासक बना तो शासक बनने के बाद उसने कौन कौन सा कार्य किया, उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे कहाँ तक ले गई, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। दौराने में शासक बनते इसका इसने पहला काम ये किया कि देखिए ये जो क्षेत्र है मध्य एशिया वाला, इस क्षेत्र की राजधानी जो थी उसका नाम था समरकंद। क्या नाम था? समरकंद। 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 और इसकी इच्छा यही थी कि मैं समरकंद पर अधिकार करूं, है ना, 11 साल की उम्र में ही। और गद्दी पर बैठते ही 1494 में इसने तुर्क साम्राज्य की राजधानी समरकंद पर हमला करते हैं। न सोचा न समझा, सेना लेकर के समरकंद पर हमला कर दिया। देखो कम उम्र का था, उतना अनुभव था नहीं युद्ध का। इस युद्ध में इसकी हार होती है, किसकी? बाबर की। किंतु बाबर पूरी तरह परास्त हुआ और जान बचाकर भागा, है ना। जान बचा करके इसको भागना पड़ा। लेकिन यह बड़ा जिद्दी टाइप का था, इसने हार नहीं मानी। 2 साल इसने फिर इंतजार किया और 1497 में
1497 में दूसरी बार समरकंद पर हमला किया और जीत गया। देखो दूसरा आक्रमण में ये जीत जाता है लगभग 100 दिनों तक। 100 दिनों तक समरकंद पर शासन करने के बाद इसे भी वहां से भागना पड़ता है ना, भागना पड़ता है। क्यों भागना पड़ता है? क्योंकि जिस शासक को उसने हराया था वह भी इससे कम नहीं। वह भी जो है फिर से जो है समरकंद पर आक्रमण करता है और बाबर जो 100 दिनों से वहां का शासक बन बैठा था, शासन कर रहा था, इसको पूरी तरह से पराजित करता है और फिर से इसे समरकंद को छोड़ करके भागना पड़ता है। मतलब दूसरी बार जब ये जीता तो 100 दिनों तक ही वहां का शासन कर पाए वहां, और वहां से फिर से इसको भागना पड़ा। मतलब समरकंद पर उसका अधिकार नहीं हो पाया, अस्थायी रूप से वो टिक नहीं पाया। इतना हो गया। सुनो इधर, हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है ना। इस हार के बाद भी उसने सोचा कि चलिए फिर से अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए, फिर से आक्रमण किया जाएगा। 1501 4 साल के बाद 1501 में तीसरी बार समरकंद को जीता और 8 महीने तक वहां पर शासन करने के बाद फिर से समरकंद उसके हाथ से निकल जाता है ना, हाथ से निकल जाता। 1501 में आक्रमण किया, फिर से समरकंद को जीत लिया और इस बार वो 8 महीने तक वहां का शासक बना। लेकिन फिर से
जिस शासक को इसने हराया था उसी ने फिर इस पर आक्रमण कर दिया और इसको फिर से हराया और समरकंद को फिर से इसको छोड़ना पड़ा, है ना। सर मतलब यह अस्थायी रूप से समरकंद को अपने कब्जे में नहीं नहीं ले ले पाया, लेकिन इसकी बहुत बड़ी इच्छा थी, अभिलाषा थी कि समरकंद पर ही शासन किया जाए। वह भारत की तरफ उसका ध्यान नहीं था पहले, है ना। वह चाहता था कि अपने क्षेत्र में ही रहा जाए और समरकंद इस क्षेत्र का सबसे मजबूत, सबसे धनी क्षेत्र था और ये राजधानी था तुर्क साम्राज्य। तो इसकी अभिलाषा यही थी कि अपना समरकंद ही सबसे अच्छा है, इसी को अधिकार में लेकर के इसी क्षेत्र में शासन किया जाए। लेकिन जब यह लगातार प्रयास करता है और बार बार इसको वहां से भागना पड़ता है अधिकार करने के बावजूद, तो इसका दिमाग बदला, है ना। इसने सोचा कि ये तो पश्चिम की तरफ है, दिशा में ये पश्चिम है। यस सर इसने सोचा कि बार बार मैं प्रयास कर रहा हूँ समरकंद के लिए और हर बार जो है मुझे समरकंद को जीतने के बाद भी छोड़ना पड़ता है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इधर पूरब की तरफ चल करके देखते हैं उधर क्या स्थिति है। और उन दिनों देखिए ये अफगानिस्तान सटा हुआ है ना, क्षेत्र से, तुर्की के क्षेत्र से अफगानिस्तान सटा हुआ है। तो इसे खबर मिली कि अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, मतलब वहां का जो शासन है वह ध्वस्त हो चुका है, अफरा तफरी मची हुई है। तो उसने सोचा कि क्यों ना अफगानिस्तान में ही जाकर के कब्जा जमाया जाए, है ना। तो अफगानिस्तान में आपने दो शहर का नाम सुना होगा, एक है काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है और एक है गजनी, है ना, बहुत प्राचीन शहर है ये दोनों। तो 1504 में इसने सोचा कि क्यों न अफगानिस्तान को ही कब्जा में लिया जाए। इधर बार बार प्रयास कर रहे हैं, सफल तो हो जा रहे हैं, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं हो अधिकार जमा नहीं पा रहे हैं। तो चला जाए थोड़ा इधर पूरब की तरफ, और अफगानिस्तान क्योंकि तुर्की से सटा हुआ प्रदेश है और वहां के बारे में यह जान चुका था, तो वहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, तो इसका फायदा उठाया जाए। तब ये क्या करता है, ये हो गया ना 1504 में 1504 में अफगानिस्तान अफगानिस्तान के काबुल और गजनी गजनी को वह जीत लेता है। इस जीत की खुशी में उसी में इसने बादशाह की उपाधि धारण, बादशाह की उपाधि धारण किए। और इतिहासकारों का कहना है
कि काबुल और गजनी विजय से ये इतना खुश हुआ था कि इसने अपने सैनिकों को ढेर सारा चांदी और सोने का सिक्का जो है बांटा था खुशी। पहली बार उसको स्थायी रूप से एक क्या बोलेंगे एक जगह मिल गया काबुल और गजनी के रूप में, जहां पर उसने अपना शासन खोल अस्थायी चला तरीके से स्थापित किया। और 1504 के बाद फिर आगे के हादसा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसने एक बार फिर समरकंद पर आक्रमण किया था 1511 में, है ना। और एक साल के लिए वहां का शासक बना, लेकिन एक साल के बाद फिर उसको हारना पड़ा और 12 में उसने कान पकड़ लिए। अब समरकंद की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। अब उसके दिमाग में वहीं से भारत शुरू होता है। अगले क्लास में हम लोग आगे का जो है स्टोरी पढ़ेंगे, है ना। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।